का स्वागत है। आज अपने क्लास 12th में बायोलॉजी का लेसन नंबर 5 जिसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में अपने परागण के बारे में पढ़ा था, पारगम्यता के बारे में पढ़ा था और उससे पहले अपने मिश्रण के बारे में पढ़ा था। तो आज अपने जो परागण है, इस परागण का अगला भाग क्या है? परागण का महत्व। तो परागण का क्या महत्व है पादपों में, क्योंकि पादप और जल के विभिन्न संबंध पढ़ रहे हैं। तो पादपों में परागण का क्या महत्व है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप अपनी नोटबुक में नोट करना परागण का महत्व। तो अपने स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या महत्व है पादपों में। तो सबसे पहले 1 नंबर आप नोट करेंगे, मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण। मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण तथा पौधों के अंदर जल का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में विसरण परागण द्वारा होता है। मूल रोम क्या करते हैं? जल का अवशोषण करते हैं और जो जल है वो परागण द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंचाया जाता है। फिर इसके बाद में है 2 नंबर परागण का महत्व। कोशिका की स्फीत दिशा, स्फीत दिशा मतलब जब कोशिका फूली हुई होती है उसे स्फीत दिशा, जिस दिशा में फूल जाती है, परागण पर निर्भर करती है। कोशिका की स्फीत दिशा परागण पर निर्भर करती है। यह अवस्था सभी कोशिकीय क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। जितनी भी कोशिकीय क्रियाएं होती हैं उनमें परागण की स्फीत दिशा ये आवश्यक होती है। फिर अगला परागण का महत्व क्या है? परागण द्वारा जो जल है वो पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। तो विभिन्न भागों तक जल का पहुंचाना किसके द्वारा हो सकता है? वो परागण द्वारा ही हो सकता है। तो परागण ही इम्पोर्टेंट है जो कि जल को विभिन्न भागों में पहुंचाने में सहायक होता है। फिर अगला महत्व क्या है? तरुण कोशिकाओं की वृद्धि भी किस पर निर्भर करती है? परागण क्रिया पर निर्भर करती है। तो तरुण कोशिकाओं की क्रिया किस पर? परागण क्रिया पर निर्भर करती है। फिर आगे इसका 5वां महत्व क्या है? परागण क्रिया पौधों को हिमीकरण तथा शुष्कन के प्रति प्रतिरोधी बनाती है। तो परागण क्रिया है ये पौधों को हिमीकरण मतलब पादपों में जो जमाव है जीव द्रव्य का उसके प्रति और जो शुष्क अवस्था है उसके प्रति प्रतिरोधी बनाती है। परागण क्रिया द्वारा ये हिमीकरण और शुष्कन है इसको रोक सकते हैं पादप। तो ये पादपों में परागण के प्रमुख कार्य हैं, परागण का महत्व है पादपों में। तो अपने परागण है ये टॉपिक कंप्लीट किया है। इसके बाद में अपने नया टॉपिक है जीव द्रव्य कुंचन और जीव द्रव्य विकुंचन। तो सबसे पहले आपको इन शब्दों का पता होना चाहिए। जीव द्रव्य कुंचन, जीव द्रव्य कुंचन मतलब कोशिका का पिचकना, संकुचित हो जाना कोशिका का। फूली हुई कोशिका है ये जीव द्रव्य कुंचन के कारण इस तरह से दिखाई देगी। और जीव द्रव्य विकुंचन जब कोशिका पिचकी होती है। जीव द्रव्य विकुंचन में क्या होता है? पहले कोशिका इस तरह से होती है, फिर बाद में क्या फूल जाती है। तो इस तरह से जीव द्रव्य कुंचन और जीव द्रव्य विकुंचन में अंतर होता है। अपने इनकी डेफिनेशन नोट करेंगे आगे। तो नोट करते हैं जीव द्रव्य कुंचन और जीव द्रव्य विकुंचन। फिर अपने इनकी डेफिनेशन नोट करेंगे जीव द्रव्य कुंचन। तो जीव द्रव्य कुंचन के बारे में लिखेंगे, जब कोशिका को अधिक समय तक अतिप्राश्रयी विलयन, अतिप्राश्रयी विलयन मतलब ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस से अधिक हो। कोशिका मतलब जो कोशिका आपने विलयन में रखी है उस कोशिका रस से सांद्रता
बाहर निकलने लग जाता है। तो जब कोई भी कोशिका उसे अधिक समय तक या अति प्राशरी विलयन में कोशिका से जिसकी सांद्रता अधिक है उस विलयन में रख दिया जाए। कोशिका ले ली और उससे अधिक सांद्रता वाले विलयन में उसे रख दिया जाता है, तो कोशिका में जो जल है वो बाहर आ जाता है और कोशिका का जीव द्रव्य सिकुड़ने लग जाता है। और जीव द्रव्य सिकुड़ने के कारण जो जीव द्रव्य कोशिका में एक कोने पर संघनित हो जाता है, जिससे कोशिका क्या पिचकी हुई दिखाई देती है। इसे क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। तो जीव द्रव्य कुंचन में कोशिका कैसे, मान लो ये एक अपनी किसमिस पिचकी होती प्रारंभ में, इसे जब अपने अलग प्राशरी विलयन, अलग प्राशरी मतलब जल में रख दिया, ये अलग प्राशरी विलयन है और इसमें किसमिस को रख दिया, कुछ समय तक इसे अलग प्राशरी विलयन में अलग प्राशरी विलयन नहीं, इसे अपने किस में रखेंगे, जीव द्रव्य कुंचन को समझने के लिए अपने क्या एक फूली हुई कोशिका ली, फूली हुई कोशिका यानी अंगूर लिया, तो ये क्या अंगूर की कोशिका होगी। इस अंगूर को जब अपने किस में रखेंगे, अति प्राशरी विलयन, यानी ये किसका घोल है, चीनी का घोल। जब अंगूर की कोशिका को चीनी के घोल में, चीनी का घोल क्या है, अति प्राशरी विलयन, अति प्राशरी विलयन। जब अंगूर की कोशिका को अति प्राशरी विलयन में रखा जाता है तो कुछ समय बाद देखते हैं कि जो अंगूर का जल है वो क्या बाहर निकलने लग जाता है और कोशिका अपने को कैसे दिखाई देगी, इस तरह से पिचकी हुई दिखाई देती है। इसमें जीव द्रव्य एक कोने में इकट्ठा हो जाता है और कोशिका ऐसी बन जाती है। ये कहलाता है जीव द्रव्य कुंचन। तो जीव द्रव्य कुंचन को समझने के लिए आप ये प्रयोग कर सकते हैं, चीनी का घोल लेंगे, उस चीनी के घोल में अपने को क्या अंगूर की कोशिका कुछ समय तक रखना है, जिससे अंगूर का जो जल है वो बाहर निकल आता है और जीव द्रव्य एक कोने में इकट्ठा हो जाता है, जिसे जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। फिर आगे है जीव द्रव्य विकुंचन। अब जीव द्रव्य विकुंचन में क्या होता है, यदि कोई संकुचित कोशिका, अब ये कैसी है, संकुचित कोशिका, जब किसी संकुचित कोशिका को अलग प्राशरी विलयन का नोट करेंगे, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस से कम हो, मतलब इस कोशिका की सांद्रता अधिक होनी चाहिए और इसकी सांद्रता कम होनी चाहिए, तो ये कौन सा विलयन कहलाता है, अलग प्राशरी। जब किसी कोशिका को किसमें रखते हैं, अलग प्राशरी विलयन में रखा जाता है, तो ये जो जल के अणु है, ये क्या है, जल, और ये जल के अणु कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं और कोशिका कैसी स्लग यानी फूल जाती है कोशिका, तो इसे क्या कहते हैं, जीव द्रव्य है, वो वापस पूरी कोशिका में फैल गया, तो इसे जीव द्रव्य विकुंचन कहते हैं। जीव द्रव्य विकुंचन, ये होगी फूली हुई कोशिका। तो ये जीव द्रव्य विकुंचन और जीव द्रव्य कुंचन में आप इस तरह से अंतर लिख सकते हैं। फिर अपने इसके बाद में अगला टॉपिक है, कोशिका में विभिन्न प्रकार के दाब कौन कौन से उत्पन्न होते हैं जिसके कारण कोशिका फूलती है या पिचकती है, उनके बारे में अपने पढ़ते हैं। तो इसे नोट करने के बाद नया टॉपिक लिखते हैं, जीव कोशिका में उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के दाब। विभिन्न प्रकार के दाब, तो कोशिका में 3 प्रकार के दाब उत्पन्न होते हैं, प्राशरण दाब, फिर है सफेदी
दाब तथा भित्ति दाब। अगला है विसरण दाब न्यूनता। तो ये कोशिका के ऊपर या कोशिका के अंदर 3 प्रकार के दाब लगाए जाते हैं। तो इससे पहले अपने 1 नंबर सबसे पहले पढ़ेंगे प्रासरण दाब। तो प्रासरण दाब किसे कहते हैं इसके बारे में नोट करेंगे। वह दाब जो विलायक के अणुओं को, वह दाब जो विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य वह दाब जो विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा दूसरी ओर प्रवेश करने से, दूसरी ओर प्रवेश करने से रोकता है, उसे क्या कहते हैं? प्रासरण दाब। तो नोट करें, वह दाब जो विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा दूसरी ओर प्रवेश करने से रोकता है, वह क्या कहलाता है? प्रासरण दाब कहलाता है। तो प्रासरण दाब विलय में उपस्थित जो विलय के अणु हैं उनके समानुपाती होता है। किसके समानुपाती लिखना है इसे? प्रासरण दाब समानुपाती जितने अणु होंगे विलय के अणुओं की संख्या, विलय के अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। मतलब अगर विलय के अणुओं की संख्या अधिक है तो प्रासरण दाब भी अधिक होगा, अगर इनकी संख्या कम है तो प्रासरण दाब भी कम होगा। फिर अगला दाब है सफिक्ती दाब या भित्ति दाब। दूसरा कौन सा? सफिक्ती दाब तथा भित्ति दाब। सफिक्ती दाब या भित्ति दाब की परिभाषा क्या लिखेंगे? कोशिका को जल में रखने पर जो अणु जल के अणु कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और कोशिका है वो बाहर की ओर धकेलती है, तो यह दाब क्या कहलाता है? सफिक्ती दाब कहलाता है। जब कोशिका को कोशिका में जल के अणु जब कोशिका में जल के अणु प्रवेश करते हैं तो जीव द्रव्य कला कोशिका भित्ति को बाहर की ओर धकेलती है, प्रवेश करते हैं। तो जीव द्रव्य जो होता है वो क्या? जीव द्रव्य फैलेगा, जैसे अपने पढ़ा कि पिछली कोशिका इसमें जल प्रवेश करेगा तो ये कोशिका फैलेगी। तो वो किस कारण फैली? जीव द्रव्य है उसने बाहर की तरफ दाब लगाया, इस कारण कोशिका फैली है। तो जीव द्रव्य है वो क्या बाहर की तरफ दाब लगाता है? जीव द्रव्य कला कोशिका को बाहर धकेलती है। बाहर धकेलती है, इसे क्या कहते हैं? बाहर धकेलती है तो इसे सफिक्ती दाब कहते हैं। तो इसे सफिक्ती दाब कहते हैं। ये हो गया सफिक्ती दाब या भित्ति दाब। अब भित्ति दाब है, ये क्या है? भित्ति दाब जो
में रहती है और विपरीत दिशा में बल लगाती है तो उसे भित्ति दाब कहते हैं। ये भित्ति दाब हो गया क्योंकि कोशिका भित्ति पर लगा, और जब कोशिका भित्ति है ये तनाव में रहने के कारण विपरीत दिशा में बल लगाती है। भित्ति दाब जब कोशिका भित्ति पर दाब लगता है तो ये तनाव में कौन कोशिका भित्ति, यहाँ पे लिखना जीवित रखना कोशिका को, यानी कोशिका भित्ति आएगा यहाँ पे, कोशिका भित्ति को बाहर धकेलती है। कोशिका भित्ति को बाहर धकेलती है, इस कारण कोशिका फैलती है। तो जब कोशिका भित्ति पर दाब लगता है तो ये तनाव में रहती है और तनाव में रहने के कारण ये विपरीत दिशा में सफेदी दाब के बराबर दाब लगती है। तनाव में रहती है तो यह सफेदी दाब के विपरीत दाब लगती है। सफेदी दाब के विपरीत दाब लगाती है, जिसे क्या कहते हैं, भित्ति दाब, जिसे भित्ति दाब कहते हैं। तो ये भित्ति दाब और भित्ति दाब में अंतर है। भित्ति दाब यानी जीवित रहने द्वारा कोशिका भित्ति पर लगाया जाने वाला दाब, जिसके कारण कोशिका फूलती है, और भित्ति दाब जो कोशिका भित्ति है उसके विपरीत दाब लगाती है। जितना सफेदी दाब है उसी के बराबर भित्ति दाब लगाया जाता है तो वह भित्ति दाब कहलाता है। आज अपने सफेदी दाब और जो प्रासरण दाब है, भित्ति दाब है, इनके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में अपने विसरण दाब न्यूनता है किसे कहते हैं और विसरण दाब न्यूनता में आगे ये दूसरे प्रासरण दाब से क्या संबंध है, सफेदी दाब से क्या संबंध है, इनमें आपस में अपने संबंध के बारे में पढ़ेंगे और जल विभव की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जितना पढ़ा है इसे आपने रिवाइज करना है।